हेलो चलो, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के अंदर, क्योंकि इसके बहुत वर्सेटाइल यूजेस होते हैं और इसके ऊपर बहुत ही बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई, मेरा नाम है प्रभात और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने से पहले एक बार फटाफट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स के बारे में क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड कर ली हैं। ठीक है, और देखो एक बात बताता हूं, अगर आप सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर पर आए हैं तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कूलम फोर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से होगी। पर अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि आपको कूलम फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहां पर आई बटन पे मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जहां पर आपको शुरुआत से सारे वीडियो मिल जाएंगे। पहले आप कवर करिए एक्चुअल में कूलम फोर्स के बारे में जितनी भी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं उस चीज को, फिर आप इस टॉपिक पर आइए। बट हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको कूलम फोर्स के बारे में चीजें अच्छे से पता है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले फटाफट एक बात बता देता हूं। दो चार्जेस, चाहे वो सेम पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो अपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, या वो सेम नेगेटिव चार्ज हो, इनके बीच में कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जिस्ट करता है। इन चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज मानते हैं। तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसे हम कूलम फोर्स बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो वो इस फॉर्मूले से निकल सकता है कि अगर हम पहले चार्ज पर फोर्स के बारे में बात करें या दूसरे चार्ज पर फोर्स के बारे में बात करें, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा के इंटू मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मॉड इसलिए लिया है ताकि हमारे चार्जेस का जो साइन है प्लस या माइनस, वो इस मॉडुलस को यानी हमारे फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब ना करे। बाकी क्योंकि अगर हमें चार्जेस के बारे में पता है कि चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ हैं तो ये रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो हम फोर्सेस की डायरेक्शन अपने आप बना सकते हैं। हमारा मेन पर्पस होता है इसका मैग्नीट्यूड निकालना, जहां पर के एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आती है 1/4πε0। और ये वैल्यू तब हम के की मानते हैं अगर ये सारे चार्जेस वैक्यूम या एयर में रखे हैं। पर अगर वैक्यूम या एयर की बजाय आपने चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा उन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर एक नया टर्म आपके पास आ गया मेरे बच्चे, के। याद रखना है कि के यहां पर क्या है। के एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। वाटर के लिए अलग होगा, किसी एक सर्टेन टाइप के ऑयल के लिए अलग होगा, ईथर के लिए अलग होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपको दे रखा है के। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखना, Q1 Q2 ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस माने जाते हैं। ये दोनों ही चार्जेस बहुत छोटे साइज के चार्ज हैं। ठीक है। अच्छा, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, एक बात आपको मैं बताता हूं। कई बार बच्चे पॉइंट चार्ज का मतलब ये सोचने लगते हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है। नहीं, चार्ज के मैग्नीट्यूड से पॉइंट चार्ज का लेना देना नहीं है। पॉइंट चार्ज का लेना देना उसके साइज से, कि अगर हम किसी चार्ज को एक्चुअल में बोल रहे हैं पॉइंट चार्ज, तो बेसिकली में उसका साइज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अब ये जितने भी फॉर्मूले कूलम लॉ के हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले एक्चुअल में आराम से आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप डील कर रहे हो पॉइंट चार्जेस के साथ। पर मेरे बच्चे, आप एक बात रियलाइज करो, अगर हम लोग एक क्या नाम है, अपने स्केल को, जो नहीं हम लोग रूलर जो होता है जिसे हम लोग लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर अपने उसे अपने हेयर पे रब करते हैं तो वो भी चार्ज हो जाता है। अब वो तो पॉइंट चार्ज नहीं है, क्योंकि रूलर तो भाई बहुत बड़ा सा एक बॉडी है, एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, लेकिन वो भी चार्ज हो गया है। तो अगर इस बड़ी सी बॉडी का मुझे इस बड़ी सी चार्ज बॉडी का किसी दूसरे पॉइंट पर या किसी दूसरे चार्ज बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अगर नापना है, तो आपको एक बात बताता हूं, तो हम लोग कूलम लॉ के फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम कूलम फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कूलम फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई होता है पॉइंट चार्जेस के ऊपर, ये अप्लाई नहीं हो सकता बहुत लेंथी बॉडीज के ऊपर। तो जब हमें ये बात समझ में आई कि हाँ यार ये काम तो नहीं करा जा सकता, ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज तक ही वैलिड है, पर बॉडीज पर तो चार्ज बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज पर भी हो सकता है। तो वो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज जो एक दूसरे के ऊपर चार्ज की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती हैं, अगर हमें इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन निकालना हो या इस बात को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें। तो जब हमें अपने कूलम लॉ की एक लिमिटेशन नजर आई तो हमने सोचा कि अब इसमें क्या मैथमेटिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं, और यहीं से हमने डेवलप करा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट।
देखो बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पढ़ तो जाते हैं, लेकिन कई बार इस एसेंस को नहीं समझते कि इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल में डेवलप क्यों करा गया है और कैसे करा गया है। और जब आपको इस बात का अंदाजा पता चलता है तो आप और ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो टॉपिक के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे हेल्प करेगा आपको। मैंने आपको एक कूलम लॉ का एक दरअसल में लिमिटेशन बताया कि ये पॉइंट चार्जेस पर वैलिड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर 2 पॉइंट चार्जेस या 2 से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हमें दे रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 से ज्यादा भी अगर पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं ना, जैसे मान लो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर कितना नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी, एक बहुत बड़ी बॉडी है, तो इसमें चार्जेस अगर पॉइंट चार्जेस नहीं है तो इसका दूसरी बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कैसे निकाला जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे कॉमन यूज आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े जो चार्ज बॉडीज होती हैं, जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडीज होती हैं, उनका इलेक्ट्रिक फोर्स किसी दूसरी बॉडी पर, किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर कितना होगा, यह निकालने में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हमें चार्ज बॉडीज का ही फोर्स किसी दूसरी बॉडी पर, किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर निकालने में हेल्प करेगा, यह पॉइंट चार्ज पे भी काम करता है। दरअसल में साइंस की सबसे खूबसूरत चीज यह होती है कि इसकी जो नई थ्योरी है, नया जो आइडिया पढ़ेंगे, ये पुराने आइडियाज को तो जरूर एक्सप्लेन करेगा ही करेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के ऊपर तो अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन साथ में डिस्क्रीट चार्जेस के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और बल्कि हम लोग पढ़ना स्टार्ट डिस्क्रीट चार्जेस से ही करेंगे, फिर धीरे धीरे बहुत बड़ी बॉडीज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग स्टार्ट करेंगे। चले आगे बात करते हैं। तो देखो फटाफट बात कर लेते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, ठीक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को दरअसल में अंडरस्टैंड करना है, मतलब लॉजिकली आप समझना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हमें दिखती है, क्या है फील्ड क्या है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जो एक चार्ज के अराउंड प्रेजेंट होता है, जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाए तो वो अपने ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर सकता है। अगर इस बात को आप समझना चाहते हो तो समझो, देखो अगर मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट की सराउंडिंग में अगर आप आयरन की कोई नेल लेकर जाओगे तो अपने आप ही आयरन की नेल आपने महसूस करा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करने लगती है। जरूरी नहीं कि आप उसको एकदम चिपकाओ मैग्नेट से, अगर आप उसके अगल बगल भी लेकर आओगे तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है, और जितना ज्यादा पास लेते आओगे मैग्नेट के उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होने लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही चार्जेस के साथ होता है। मान लो अगर एक चार्ज आपने रखा हुआ एक फ्री स्पेस में, तो जैसे कोई दूसरा चार्ज इसके पास लेके आओगे तो बिना कांटेक्ट में लाए ये दूसरा चार्ज या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने ऊपर फील करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जब भी हमारे साइंटिस्टों ने ये सिचुएशन ऑब्जर्व करी कि दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा रही हैं बट विदाउट कांटेक्ट में आए, तो उन्होंने इन्हें मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए फोर्स फील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया। अब अगर ये फोर्स फील्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से आएगी तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और अगर मैग्नेट की वजह से आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं तो इस फील्ड को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने एक चार्ज स्पेस में रखा हुआ है और उसके अगल बगल अभी कुछ नहीं है, तो ये चार्ज अपने अगल बगल एक ऐसी फोर्स फील्ड जनरेट करेगा, जब इस फोर्स फील्ड में आप कोई दूसरा चार्ज लेकर आओगे तो अपने आप ही ये चार्ज या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एक इमेजिनरी फोर्स फील्ड मान सकते हो, दिखती नहीं है पर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, ये बात पक्की है, ठीक है। तो दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी तरह से आप दरअसल में विजुअलाइज कर सकते हो, अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बना सकते हो कि दरअसल में कभी भी अगर हमें एक्शन ऑफ अ फोर्स एट अ डिस्टेंस एक्सप्लेन करना हो, यानी एक ऐसे फोर्स के बारे में बात करनी हो जो बिना किसी कांटेक्ट के चार्जेस के बीच में लग रहा है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड मान लेते हैं एक फील्ड, जो फील्ड इसकी स्पेस सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी, और इसी फील्ड में अगर कोई नया चार्ज आप ले आओगे या कोई चार्ज बॉडी ले आओगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगी। अब मैं अट्रैक्शन या रिपल्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई मान लो जो आपने चार्ज लिया था अगर ये पॉजिटिव था तो इसकी सराउंडिंग में जो फील्ड होगी वो आने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
और अगर आप नया चार्ज जो ला रहे हो वो नेगेटिव है तो इसे अट्रैक्ट करेगी। तो यहां पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप के फोर्स आ सकते हैं मेरे बच्चे। ये एक आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा के रखना है। पर फिलहाल अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हमने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो ले ली है, लेकिन अगर प्रॉपर विजुअलाइजेशन अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी पॉइंट पर हमें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं या उसे कैरेक्टराइज करना चाहते हैं तो उसे हम एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे ई वेक्टर से डिनोट करा जाता है, ठीक है। और इसे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस चार्ज की उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, ये आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, अब अगली बात के बारे में अगर हम बात करें, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करना है मेरे बच्चे, तो इसे विजुअलाइज करने के लिए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए जा सकते हैं, ठीक है। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोले जाते हैं लाइन ऑफ फोर्स। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा मानी जाती है इससे अवे जाती है, तो आप ऐसे वेक्टर्स को इससे अवे जाते हुए बना सकते हो। और एक बात नोटिस करो, कई बार ना बच्चे क्या करते हैं, कोई फिगर देखते हैं और फिगर में बस छोटी मोटी बातें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसका मैग्नीट्यूड क्यू है और इससे निकलने वाले वेक्टर्स बाहर की तरफ जा रहे हैं। पर आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स पे ध्यान देना है। दरअसल में एक बात नोटिस करो, यहां पर ये वेक्टर्स बनाए तो गए हैं पॉजिटिव चार्ज से अवे, जो कि दरअसल में पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर नोटिस करो, जब ये वेक्टर्स पॉजिटिव चार्ज से अवे जाते जा रहे हैं तो इनका मैग्नीट्यूड लगातार छोटा होता जा रहा है। दिखाई दे रहा है? देखो, आपको पता है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ से रिप्रेजेंट होता है। आई होप ये वाली बात आप सबको पता होगी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ से रिप्रेजेंट होता है। तो यहां पर देखो, इस वेक्टर की लेंथ जो कि चार्ज के बहुत पास है बड़ी बनी हुई है, फिर चार्ज से दूर जो वेक्टर है इसकी लेंथ छोटी है और दूर वेक्टर की लेंथ और छोटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज की निकालेंगे तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा। कई बार बच्चे इस फिगर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते सही से, उन्हें लगता है हाँ बस वेक्टर बाहर की तरफ बने हुए हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। नहीं मेरे बच्चे, आपको यह बात भी समझनी है कि ये वेक्टर लगातार छोटे होते चले जा रहे हैं, इसका भी अपने आप में एक मीनिंग है। तो या तो हम लोग किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज ना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से आउटवर्ड रखता है, बाय डिफॉल्ट अज्यूम करा गया है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि दरअसल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे वेक्टर से शो करने की बजाय सीधे लाइंस से शो करते हैं। तो यहां पर देखो, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे अवे दिखाई गई है लाइन से। अब ये लाइंस कैसे शो करेंगे कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज से अगर अवे जाएंगे तो दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, मेरी बात सुनना पहले तो, एक मिनट सब लोग, एक मिनट जरा कान अपने ध्यान से खोल लो और दिमाग में सारी बातों को जाने दो, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। क्योंकि देखो, एक बात बता दो, जितना भी अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है तो उसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से छपे होने चाहिए। देखो, ये बहुत सारी स्टडीज प्रूव कर चुकी हैं कि दरअसल में अगर ह्यूमंस को कोई भी चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी होती है या ह्यूमंस करते हैं तो वो पिक्टोरियल फॉर्म में करते हैं। कोई भी डेटा, जैसे एप्पल अगर मैं बोलता हूं ना, तो आपने नोटिस करा होगा आपके दिमाग में एक एप्पल की इमेज आ गई होगी। आप दरअसल में किसी भी वर्ड को एक इमेज के साथ अगर रिलेट करते हो तो आपको बड़ी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग आती है। इसीलिए मेरे बच्चे, यहां पर अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको यह बताया कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर से डिनोट करते हैं या इस तरह के एरो से डिनोट करते हैं, तो एरो की लेंथ बेसिकली हमें बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। और हमने देखा कि जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहे हैं ये वेक्टर लगातार छोटे होते जा रहे हैं। वेक्टर अगर लगातार छोटे होते चले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज का धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज के पास यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज लाके रखोगे तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो उस नए पॉजिटिव चार्ज को रिपल्शन कम मिलेगा, पर यहां पे लाके अगर रख दिया बहुत पास तो उसे बहुत ज्यादा रिपल्शन मिलेगा। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन दूसरा चार्ज महसूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होती किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की अपनी है, दूसरा चार्ज उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है। यह बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। बहुत सारे बच्चे इस बात को अपने दिमाग में नहीं बैठाते, वो बस इतना सा कच्चा पक्का सुन लेते हैं कि हाँ भाई एक चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन फील करेगा। हर एक डिटेल को ऑब्जर्व करो मेरे बच्चे, हो क्या रहा है यहां पर। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर चार्ज की होती है
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप कोई दूसरा चार्ज लेके आओगे तो वो अपने ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा। ठीक है, अब हमने वेक्टर से अगर डिनोट करा तो वेक्टर जैसे जैसे छोटा बनाते जाएंगे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। पर यही बात अगर हम लोग इस तरह से लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्रॉ कर देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर स्ट्रांग है, कहां पर वीक है? तो इसके लिए आपको बोला जाता है कि आप एक इमेजिनरी रीजन अज्यूम करो जिन पॉइंट्स पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाहते हो। जैसे मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक बार चेक करना चाहते हो, एक बार इस पॉइंट पे, तो आप इस पॉइंट से एक सर्कुलर रीजन अज्यूम करो और इस पॉइंट पे एक सर्कुलर रीजन अज्यूम करो। तो आप नोटिस करो कि इस छोटे वाले, मतलब ये मान लो पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, पी पॉइंट का जो सर्कुलर रीजन है इसमें भी 1 2 3 4 5 6 लगभग हमारे पास 2 2 4 तो 6, ठीक है। तो बहुत सारी, मतलब हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। क्यू वाले पॉइंट पर भी देखो तो यही 7 इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी। एमपीटी मशहूरी वाली बात तो समझ में आ रही होगी। 7 नहीं, सॉरी 8 है, 3 3 6 2 8, ठीक है, मैंने गलत काउंट कर लिया। 8 इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पी से भी जा रही है और 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यू से भी जा रही है। पर नोटिस करो पी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के बहुत पास है और क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से बहुत दूर है। तो दरअसल में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होती है तो हम बोलते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग है। तो इसका मतलब है अगर आपने कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह के एरो से शो करा है और आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कि दूसरे के एस्पेक्ट में ज्यादा या कम, तो जिस दूसरे पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से दूर है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हैं, तो आप ये बोलोगे कि वहां पर दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत पास है, यानी वो क्लोज है या उनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो आप ये बोलोगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, आई होप ये बात समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। तो एक छोटी सी बात आपको फंडामेंटल रूल के तौर पर याद रखनी है कि एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे अवे जाती है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे अवे जाती है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी तरफ आती है। तो ये देखो एरोज इस तरह से शो करे गए हैं। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हमेशा उसकी तरफ होंगे। तो ये वाली बात याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे अवे होगी। ठीक है, तो ये बात मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ positive charge are always away from it, उससे हमेशा अवे रहेगी। पहला। दूसरा पॉइंट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले रहे हैं नेगेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्ज is always towards it, ये हमेशा उसके towards होंगी। ठीक है, is always towards it। और ऐसा माना गया है कि अगर मान लो आपके पास एक सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज पॉजिटिव अगर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाकर टर्मिनेट होगी इनफाइनाइट पर, और नेगेटिव चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है इनफाइनाइट पर और खत्म होती है नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, तो ऐसा मान सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है पॉजिटिव चार्ज पे और खत्म होती है नेगेटिव चार्ज पे। अगर सिर्फ सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी इन्फिनिटी पर और खत्म हुई होगी नेगेटिव चार्ज पे, और अगर सिर्फ अकेले पूरी सराउंडिंग में आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी पॉजिटिव चार्ज से और खत्म होगी नेगेटिव चार्ज पे, सॉरी इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मेरे बच्चे आपको ये बता सकता है कि इस पूरे रीजन में, चाहे आपने पॉजिटिव चार्ज लिया हो चाहे नेगेटिव चार्ज लिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह पर कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जितना पास पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना पास पास होंगी किसी स्पेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वहां पर ज्यादा होगी, और अगर दूर दूर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वहां पर कम होगी, चाहे आप किसी भी सिंगल चार्ज के लिए डील करें। और देखो कई बच्चे हो सकता है ये सोच रहे हो कि यार हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी थी एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए, मतलब बड़ी बड़ी बॉडीज के लिए, पर यहां तो अभी भी हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था मेरे बच्चे कि दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अप्लाई पॉइंट चार्ज और एक्सटेंडेड बॉडी सबके ऊपर होता है। इसे समझा जाता है पॉइंट चार्ज की हेल्प से, और इसे एक्सटेंड हम कर देंगे, इसे इंप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे एक्सटेंडेड बॉडीज के ऊपर।
क्योंकि हम डायरेक्ट एक्सटेंडेड बॉडीज पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम कंफर्टेबल हैं पॉइंट चार्जेस के साथ। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बात करते हैं। तो देखना, जैसे ही मान लो किसी पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम बात करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे अवे होती चली जाएंगी। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दरअसल में शो करी गई है मेरे प्यारे बच्चों, दरअसल में एरोस की हेल्प से। अब इन एरो की लेंथ तो सेम है, पर नोटिस करो इनका ये धीरे धीरे फेड होते चले जा रहे हैं। ये एरोज ऐसा दिखाए गए हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर हो ना, तो ये एरो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, फेड हो रहे हैं। फेड होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। मतलब कुल मिला के हम जैसे भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम जिस तरह से भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, कुल मिला के ऐसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो हमें यह समझाए कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने पर डिक्रीज होने लगती है। तो यहां पर हमने एरोस की लेंथ तो सारी सेम ली है, पर हमने एरोस को धीरे धीरे क्या करने लगे हैं, फेड करने लगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम हो रही है। अब दरअसल में मेरा यहां पर इस एनिमेशन को दिखाने का मेन पर्पस क्या है, मैंने आपको यह तो बताया कि अगर मान लो पूरे स्पेस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे जाती चली जाएगी और इंफिनिटी पे जाकर खत्म होगी या जीरो होगी। पर क्या हो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल एक दूसरा चार्ज ले आऊं, तो हम वही देखेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल हम दूसरा चार्ज लाते हैं तो क्या होता है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने इस जगह पे फिक्स कर दिया। अब एक नया पॉजिटिव चार्ज जब हम लेके आएंगे तो ये नया पॉजिटिव चार्ज देखो पुराने वाले पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि इसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को डिस्टर्ब करने लगेंगी। ठीक है, तो जो हमारा नया इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होगा या जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, हम वो देख सकते हैं कि किस तरह से आ रही है। दोनों पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अवे हैं। पर मान लो अगर नेगेटिव चार्ज ले आए तो हमें क्या पता है, देखो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे जाती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे निकल रही है और नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे निकली और नेगेटिव की उसकी तरफ आ रही है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे जा रही है और नेगेटिव में उसकी तरफ जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे खत्म हो रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे खत्म हो रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे खत्म हो रही है, और ये ऐसे लगातार चलती चली जाएगी। रीजन बहुत बड़ा होता चला जाएगा। तो हम लोग दरअसल में अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के अगल बगल रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और नेगेटिव पर खत्म होगी या टर्मिनेट होगी। लेकिन अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अवे जाती है। तो अब हमें एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करनी है कि अगर मान लो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, इस तरह की चीजें हो, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है। फंडामेंटल रूल अभी भी वही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होगी और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टुवर्ड्स होगी। ठीक है, चल तो देखना फटाफट, जैसे मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कैसे शो करा गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन शो करा गया, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, एरो की डायरेक्शन ध्यान से देखो, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और नेगेटिव की तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो उससे अवे जाती है और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होती है। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट हो रही हैं। ठीक है, और पॉजिटिव से बाहर आ रही है। पर अगर आपने दोनों पॉजिटिव चार्जेस ले लिए तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अवे जाएंगी। तो नोटिस करो बीच में एक ऐसा रीजन है जहां पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देयर इज अ सर्टेन रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज आपने लिया और एक बड़ी सी नेगेटिव चार्ज बॉडी ले लिया आपने, तो पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी पर नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। पर नोटिस कर रहा है ये जो टर्मिनेशन हो रहा है ये 90 डिग्री के एंगल पर हो रहा है। अगर आपने कोई बहुत बड़ी एक्सटेंडेड बॉडी ले रखी है और दूसरा पॉइंट चार्ज ले रखा है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, पर ये टर्मिनेशन हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होगा। सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही टर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं तो हम उन अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। और जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे और ज्यादा डिटेल में इसको समझेंगे। अभी तो बस मैंने आपको मोटा मोटी तौर पर यह बताया मेरे प्यारे बच्चों कि दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के हमेशा उससे अवे है, नेगेटिव चार्ज के हमेशा उसके टुवर्ड्स है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की ये लोग डिस्टर्ब करने लगेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड एक नए तरीके का डायरेक्शन ले लेगी, जिसमें से ये दो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, और सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव लिया है तो इनसे अवे निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक दूसरे को रिपेल करते हुए जाएंगी। और नोटिस करो कोई भी दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी दो अलग अलग चार्जेस की। चलो आगे बात करते हैं।
अब हमें यह समझना है कि हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं एरोज या वेक्टर की हेल्प से। अगली चीज हमें देखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना सबसे पहले हम सीखेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, यानी जब चार्ज बहुत साइज में छोटा है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, एक्चुअल में साइज में छोटा होगा। तो अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज हमें दे रखा है क्यू, और हमें इसके आर डिस्टेंस पर, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर हमें यहां पर इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर क्यू इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है जिसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कई बार बच्चों को इस फॉर्मूले में पता ही नहीं होता ये क्यू क्या चीज है, वो कोई भी चार्ज रख देते हैं। ये क्यू स्ट्रिक्टली मेरे बच्चे इस पॉइंट का चार्ज होगा जिसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करनी है। अगर आप इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो इसका ही मैग्नीट्यूड यहां पे रखोगे, डिवाइड करोगे आर से, आर स्क्वायर से, जहां पर आर दरअसल में उस पॉइंट चार्ज और उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। बाकी के को आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसे आप 1/4πε0 बोलते हो। और वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला आपको कुछ ऐसा दिखेगा, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग आर यूनिट वेक्टर से। आर यूनिट वेक्टर बेसिकली में एक वेक्टर है जो कि दरअसल में होगा इन द डायरेक्शन ऑफ आर, मतलब चार्ज से पॉइंट के बीच की तरफ जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। पर आपको एक बात बताता हूं, जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मेरे बच्चे वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में क्यू आपको विद साइन रखना होगा। अगर क्यू पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव रखोगे। तो देखो, अगर आपने क्यू को पॉजिटिव रखा मेरे बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि दो वेक्टर जब आपस में सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आर वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। पर अगर आपने क्यू को नेगेटिव लिया तो यहां पर बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा। अगर आपने क्यू को नेगेटिव लिया तो बाहर माइनस साइन आएगा, और आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस कुछ नंबर आएगा के, इन सबको सॉल्व करके, और साथ में आ जाएगा आर कैप। ठीक है, इन सबको सॉल्व करके मान लो आ गया के और फिर आ गया आपका आर कैप। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर कैप के नेगेटिव के बराबर है। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के माइनस से जुड़े होते हैं, यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब होता है एक की डायरेक्शन दूसरे से अपोजिट है। अब आर वेक्टर अगर हम लोगों ने आर की तरफ लिया है, पॉइंट की तरफ लिया है, तो आर वेक्टर का नेगेटिव इससे अपोजिट होगा। यानी अगर आर वेक्टर पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है तो पीछे की तरफ होगा माइनस आर वेक्टर। यानी इस केस में नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर वेक्टर से अवे होगी, और अगर आर वेक्टर से अवे हुई तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टुवर्ड्स आनी चाहिए। ठीक है, तो अपने आप वो फॉर्मूला सेटअप हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ये बात याद रखिएगा, ये वेक्टर वाला फॉर्म आप इस्तेमाल अगर करोगे तो मेरे प्यारी जनता, आपको यहां पर क्यू को रखना पड़ेगा विथ साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखोगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव रखोगे। बाकी ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए है जब आपको एक पॉइंट चार्ज गिवन हो। अच्छा, अब ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करा गया है कूलम फोर्स की हेल्प से। कैसे करा गया है उसको ध्यान से देखते हैं। दरअसल में अगर कभी भी किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसी भी पॉइंट चार्ज की, तो बेसिकली में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन ऐसे करा गया है कि अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट चार्ज की, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे मान लो इस रीजन में मैंने एक क्यू चार्ज रखा, इस स्पेस में क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस क्यू चार्ज के अगल बगल एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन क्रिएट हो जाएगा। और इस रीजन में जैसे ही मैं कोई नया चार्ज लेकर आऊंगा तो वो अपने ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा। ये बात तो पक्की है। तो मान लो ये क्यू चार्ज रखा हुआ था, तो इसके अगल बगल एक फोर्स का रीजन बन चुका है, एक फील्ड का रीजन बन चुका है। यानी उस फील्ड रीजन में कोई नया चार्ज अगर हम लेकर आएंगे तो वो अपने ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा। तो मैं नया चार्ज ऐसे टुक 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 उठाकर पी पॉइंट पे रख रहा हूं, ठीक है, और ये पी पॉइंट मेरे बच्चे चार्ज से आर डिस्टेंस दूर है। अब ये आर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक नए चार्ज को टुक 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 उठा के पी पॉइंट पे रखा। तो जैसे ही मैं पी पॉइंट पे रखूंगा उस चार्ज को, तो ये चार्ज अपने ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा। कान से होते हुए बात दिमाग में जा रही है, पिक्चर बन रही है दिमाग में। ये क्यू एक चार्ज है जो कि इस पॉइंट पे रखा हुआ है। अब हम पी पॉइंट पर एक नया चार्ज लाके रख रहे हैं,
तो जैसे एक नया चार्ज पी पॉइंट पे लाकर रखेंगे तो ये नया चार्ज अपने ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा। तो ये जितना भी फोर्स फील कर रहा है डिवाइडेड बाय चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो चार्ज हम लेकर आए हैं उस रेशियो को ही बोलेंगे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन ऐसे करा जाता है कि जो भी हम टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं पी पॉइंट पर वो अपने ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? जिस चार्ज को हम लेकर आए हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, और इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो टोटल फोर्स वो कितना फील कर रहा है डिवाइडेड बाय उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बाकी आपको पता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये क्यू चार्ज है, यहां पर मैंने क्यू नॉट चार्ज रख दिया। हो सकता है ये कलर आपको सही से दिख ना रहा हो यहां पर, तो मैं पी पॉइंट पे बारे में बात कर रहा हूं। सुना मेरे बच्चे, क्यू ये मेरे प्यारे बच्चे हमारा चार्ज है जिसकी हमें मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पी पॉइंट है जो कि दरअसल में क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर, और यहां पर हमने क्यू नॉट रखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि अपने आप में एक टेस्ट चार्ज है, और इतना मेसी हो जाएगा कि आपको ये दिखाई भी नहीं देगा। तो आप ये समझ जाओ क्यू नॉट मेरे प्यारे बच्चों क्या है, टेस्ट चार्ज है। ठीक, अब अगर दो चार्जेस एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू, दूसरे का है क्यू नॉट, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स आ गया। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन रेफरेंस चार्ज। तो हमने फोर्स अपॉन रेफरेंस चार्ज करा, फोर्स की वैल्यू यहां पुट कर दो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू अगर यहां पुट करोगे तो फॉर्मूला आएगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, फॉर्मूला क्या बचा, ई का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब कई बच्चे सोच रहे हैं क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कैसे हुआ, अरे भाई इसके अपॉन में 1 मान लो। तो जब आपको ऐसे बताया जाता है कि ए अपॉन बी के अपॉन में सी अपॉन डी हो, तो ये डी सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये सी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली में क्यू नॉट आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो ये फंडामेंटल आइडिया भी बच्चों को पता होना चाहिए, कई बार बच्चों को यही नहीं याद होता तो कंफ्यूज होते रहते हैं कैंसिल आउट वगैरह कैसे हो गया। और देखो मेरे बच्चे, अगर आप वाकई में इंप्रूवमेंट अपने अंदर करना चाहते हो तो इन्हीं सारी चीजों पे करना होगा। ट्रस्ट मी, जैसे आप इन सारी चीजों पे काम करने लगेंगे, पहली बात तो आपके सिली मिस्टेक्स दूर होंगी, दूसरी आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ेगी, और एक बार अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी ना तो आपको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा और आप डेफिनेटली और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगोगे। दरअसल में कई बार इंटरेस्ट हम अपने टॉपिक्स में इसलिए भी नहीं दिखाते हैं क्योंकि या तो न्यूमेरिकल्स हमसे सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, या एग्जाम में कभी बुरे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हम उसका रेक्टिफिकेशन नहीं करते, हम ये नहीं सोचते कि ये किस वजह से हो रहा है। ठीक है, हम गिल्ट में चले जाते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, और इस वजह से कई बार हम पीछे हट जाते हैं। तो इसीलिए आपको ना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर पूरा रखना है, आपको ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि गड़बड़ कहां से हो रही है। और अगर आप ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो मेरे बच्चे आप जरूर हम तक रीच आउट कर सकते हैं। हम तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, इवन हम तक रीच आउट करने के लिए हमारे नंबर्स भी दे रखे हैं, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाए हमारे साथ और इन पर काम करके आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करें फटाफट। यहां तक तो ये कहानी समझ में आ गई। तो ये ई आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मेरे बच्चे, यही वैल्यू यहां पे लिखी है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने साथ में वेक्टर ले लिया है आर कैप। तो अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो दरअसल में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पे आर कैप लोगे, पर क्योंकि मेरे बच्चे आर कैप आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, आर कैप सबको मेरे बच्चे ये पता है ना कि दरअसल में कोई भी यूनिट वेक्टर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर के मतलब वेक्टर और वेक्टर के मैग्नीट्यूड के रेशियो को बोलते हैं। तो आर कैप की जगह पर अगर आप आर वेक्टर अपॉन आर रख दोगे, आर कैप की जगह पे आर वेक्टर अपॉन आर रख दोगे इस आर कैप की जगह पे, तो फॉर्मूला आएगा के क्यू अपॉन आर वेक्टर अपॉन आर, साथ में आर स्क्वायर और आर मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर क्यूब आ जाएगा, है ना। तो यहां पर ये आ जाएगा आर वेक्टर के साथ। तो कई बार ये फॉर्मूला भी आपके सामने आता है, तो ये फॉर्मूला अगर आपके सामने आ जाए कि आर क्यूब आ जाए तो घबराना नहीं, ये आर क्यूब तब आएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म दे रखा है, क्योंकि इसमें साथ में मल्टीप्लाई में आर वेक्टर होगा। पर इस आर क्यूब में से एक आर को अगर आप अलग निकाल दो, यानी इसे आप आर स्क्वायर और आर में तोड़ दो,
तो ये आर स्क्वायर अपॉन आर, आर कैप बन जाएगा। तो बेसिकली में ये बस एक डायरेक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कई बच्चों के दिमाग में जोर जोर से घंटी बज रही हो, ये लिमिट क्यों लिखी है, क्यू टेंडिंग टू जीरो। तो देखो, हो सकता है बायो वाली जनता को बहुत ही कम पता हो कि लिमिट का मतलब क्या है, और मैथ वाली जनता को अब तक पता चल चुका होता है, क्योंकि क्लास 11 में उन्होंने बहुत लिमिट पढ़नी पड़ती है। घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा आइडिया बताता हूँ। लिमिट का मतलब होता है ये वैल्यू कहां जा रही है। तो ये बेसिकली में क्यू नॉट आपको बता रहा है कि जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो नहीं हो रहा, जीरो की तरफ जा रहा है। यानी दरअसल में इसका मतलब होता है नंबर बहुत छोटा है, क्यू जिस भी तरफ जाएगा या कोई वैल्यू जिस भी तरफ जाएगी, ठीक है, तो उसे लिमिट के हेल्प से शो करते हैं। तो लिमिट क्यू टेंडिंग टू जीरो का मतलब है कि क्यू नॉट, सॉरी क्यू नॉट लिखा हुआ है, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो का मतलब है कि क्यू नॉट दरअसल में मेरे प्यारे बच्चों बहुत छोटा है। और क्यू नॉट आपको याद रखना है मेरे बच्चे, क्या था, यूनिट टेस्ट चार्ज था। एक बात मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू नॉट से। तो बेसिकली में हमें यूनिट टेस्ट चार्ज बहुत छोटा लेना होता है। तो आपके मन में लाजमी सवाल आना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसी कंडीशन क्यों डाली है। तो भाई हमारे साइंटिस्ट जो हैं बहुत समझदार हैं, उन्होंने दरअसल में क्यू नॉट को, टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा क्यों लिया, क्योंकि अगर मान लो टेस्ट चार्ज बड़ा होगा तो इसकी अपनी भी तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पॉइंट पे क्या करने लगेगी, डिस्टर्ब करने लगेगी। जैसा भी आपने पीछे एनिमेशन में देखा था ना, जब यहां पे बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज एक और आ रहा था तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रही थी। ऐसा ना होने पाए इसके लिए हमने टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लिया है। तो ये कॉन्सेप्चुअल आइडिया है पर बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से पता होना चाहिए कि क्यू नॉट को छोटा क्यों लिया जाता है। तो क्यू नॉट को बहुत छोटा लेने के पीछे रीजन आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों है। तो बेसिकली में क्यू नॉट एक फिक्टिशियस, एक इमेजिनरी चार्ज है जो कि कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा अपने नियर बाई चार्जेस पे, यानी उसकी अपनी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज फॉर्मूला लिखे, यानी कूलम फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन लिखे, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि मान लो अगर हमें मेरे प्यारे बच्चों Q1 चार्ज दे रखा है, Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, और Q2 हमें दूसरा एक टेस्ट चार्ज दे रखा है जो कि दरअसल में Q1 से r डिस्टेंस दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 अगर हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2, मतलब बेसिकली में इनका जो फोर्स है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 डिवाइडेड बाय इनके बीच के जो डिस्टेंस है, सॉरी डिवाइडेड बाय जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड। अब ये फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड में Q2, Q2 से Q2 कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एट पॉइंट R जो हो जाएगा वो आ जाएगा K Q1 अपॉन आर स्क्वायर, और K को ही हम लोग क्या भी बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा एक्चुअल में कूलम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब बेसिकली में ये वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का कूलम फोर्स के साथ जो रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन Q नॉट के बराबर होता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला कई बार हमारी जान बचाएगा बहुत सारी सिचुएशन में, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, कलर का, पेन का कलर चेंज कर लूं मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट की अगर निकालनी है तो वो हो जाएगा F अपॉन Q नॉट, या जो हमारा रेफरेंस चार्ज है Q1 की निकालनी है तो Q नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सुना, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए क्यों यूजफुल है। अगर आपको फोर्स पता है, रेफरेंस चार्ज या टेस्ट चार्ज पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, टेस्ट चार्ज पता है, तो वो कितना फोर्स फील करेगा ये निकाल सकते हो। और हम लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। दरअसल में अगर हमें बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज हमें दे रखी है, एक्सटेंडेड बॉडीज दे रखी हैं, वो एक्सटेंडेड बॉडी दूसरी बॉडी पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएगी, तो हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और क्यू नॉट हो जाएगा रेफरेंस बॉडी, मतलब वो हमारी वो बॉडी जिसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हमें चेक करना है। मान लो ये पेन है, इस पेन का हमें एक छोटे से टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है। अब पेन को हमने पूरा चार्ज कर रखा है, तो पेन अगर पूरा चार्ज है, ठीक है, तो दरअसल में ये एक पॉइंट चार्ज नहीं, एक एक्सटेंडेड बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है, और इसका एक छोटे से टेस्ट चार्ज के ऊपर हमें फोर्स निकालना है। तो अब यहां पर सीधे कूलम फोर्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि कूलम फोर्स का फॉर्मूला तभी अलाउड होता है मेरे बच्चे जब दोनों पॉइंट चार्ज हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेन की इस पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड,
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ला रहे हैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू नॉट से, तो क्या निकल आएगा, इस पेन ने इस पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाया, बशर्ते ये पॉइंट, ये पेन चार्ज हो। अगर अगर ये न्यूट्रल है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। अगर मान लो पेन पॉजिटिव चार्ज था और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, पेन अगर पॉजिटिव चार्ज था और टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंडेड बॉडीज के ऊपर बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को निकालने के लिए। पर अभी हम टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये सारी बातें जानना आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी तक हमने जो बातें पढ़ी हैं, एक बार उन्हें क्विकली समराइज कर लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को हमने ध्यान में रखें। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे दरअसल में कैसे हम लोग निकालेंगे एक्सटेंडेड बॉडीज के इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग वैल्यू। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसकी डायरेक्शन दरअसल में फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। मतलब जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर अपने ऊपर फोर्स राइट में फील कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में फील कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लेफ्ट में फील कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगी। फिर अगली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमेशा अवे ली जाती है, नेगेटिव चार्ज की हमेशा उससे टुवर्ड्स ली जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, F अपॉन क्यू। ठीक है, तो इसलिए यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। इस डायमेंशन फॉर्मूला MLT -3 I -1 है, यानी I एम्पियर ले लो आप। ठीक है, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज। जैसे अगर आपको एक्चुअल में किसी भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स चाहिए तो वो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है और उसका मैग्नीट्यूड आएगा Q इंटू E, जहां पर Q हमारा रेफरेंस चार्ज है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओबे करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या, जैसे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो इनकी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे पॉइंट चार्जेस का वेक्टर सम आने वाली है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स ईदर इट इज रेस्ट और इन मोशन। मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है, चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, ये अपने ऊपर एक पक्का इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर फील करेगा। अब यहां पर रेस्ट और मोशन वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दरअसल में एक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है। पर अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे और चार्ज रेस्ट में है तो अपने ऊपर कोई फोर्स फील नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज तभी अपने ऊपर फोर्स को फील करता है या मैग्नेटिक फोर्स को फील करता है जब वो मोशन में हो। इसलिए ये बात यहां पर बोली गई है। इस बात की ज्यादा अहमियत आप जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, अगली चीज, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। डाइलेक्ट्रिक अगर आपने डाल रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज होगा ना भाई। डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहां पे Q नॉट ले लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक अगर आपने डाल रखा है तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। टेस्ट चार्ज अगर हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये फोर्स होना चाहिए, गलती से E लिख गया है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है, और आइडेंटिकल चार्जेस अगर हम इस्तेमाल करेंगे प्लेस्ड ऑन ईच वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, अगर आपने एक पॉलीगन पर क्या रखे हुए हैं, सारे के सारे आइडेंटिकल चार्जेस रखे हैं, तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 0 आएगी। ये हम लोग देखेंगे कैसे 0 आती है। ठीक है, लेकिन ये सब देखने के लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ना है, विच इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक प्रिंसिपल बोलता क्या है, जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, कोई रैंडम QI चार्ज है, और इन सारे चार्जेस का P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो Q1 चार्ज भी P पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। मान लेते हैं R1 डिस्टेंस दूर है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो ये सारे चार्जेस दरअसल में हमारे P पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस पर है। हर डिफरेंट चार्ज P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। मान लो अगर सारे चार्ज पॉजिटिव है तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, E2 अगर निकाले तो कहीं इस डायरेक्शन में होगी, E3 कहीं इस डायरेक्शन में होगी, E4 कहीं इस डायरेक्शन में होगी। मेरी बात सुनना आराम से। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अगर मान लो Q1 चार्ज पॉजिटिव है तो Q1 चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
वो P पॉइंट पर इससे अवे जाएगी। तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गई। Q2 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, ये E2 हो गई। Q3 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे जाएगी, E3 हो गई। Q4 की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। तो हर एक अलग अलग चार्ज P पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, और एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे से कभी डिस्टर्ब नहीं होती। जब एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे डिस्टर्ब नहीं होगी तभी आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर पाओगे। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बस इतना बोलता है कि अगर इन सारे चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक वेक्टर है, तो हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम आप ले लो, वही P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इतनी सी सिंपल सी बात बोलेगा। अब मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो यार अभी भी वेक्टर सम करना नहीं जानते। तो मेरे बच्चे, अगर आप अपने आप को इस कैटेगरी में मानते हैं कि अभी आपको वेक्टर सम करना नहीं आता है, तो आपको मैं बता दूं, आप जाकर पहले एक बार वेक्टर सम कैसे करा जाता है अलग अलग वेक्टर्स का, वो भी करना सीखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अप्लाई होगा यहां पर। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे करने वाले हो? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बताएगा P पॉइंट पर अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप वेक्टर सम कर लो मेरे बच्चे, E1 वेक्टर का, यानी फर्स्ट चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, फिर E2 वेक्टर का वेक्टर सम लेना है, फिर E3 का, और ऐसे करते करते आप EI तक चले जाओ। तो इन सबका वेक्टर सम करोगे तो वो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और वेक्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो भाई बहुत ही जल्दी वेक्टर के वीडियो भी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, बाकी आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। आई बटन पे अगर प्लेलिस्ट होगी हमारे पास, प्लेलिस्ट अगर प्रिपेयर्ड है तो वहां पर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट दे दी जाएगी। किसकी? वेक्टर्स की। पहले वेक्टर सम करना सीख जाओ मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा। बच्चे इसको कर नहीं पाते और जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं तो अपने आप को आप बहुत फंसा हुआ मानते हो। ठीक है, तो ये जरूर देख लेना। ठीक है, बाकी फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं, मैंने पहले भी बोला है। और फिर लगे तभी एक बात और बोल देता हूं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप ये जैसे जैसे वीडियोस आते रहे आप तक तुरंत रीच आउट करते रहे। ठीक है, चल, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का बेसिक्स आइडिया मैंने आपको बताया है। तो आज के लेक्चर में ना हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैंने आज के लेक्चर में बताई। अभी आपको डाइजेस्ट भी तो करनी है, समझनी भी तो है, तो आराम से इत्मीनान से अंडरस्टैंड करना, दिमाग में बैठाना इन सारी चीजों को। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड के फंडामेंटल के बारे में सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। इन्हें अपने दिमाग में रखना, इन्हीं की हेल्प से एक्सटेंडेड बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ध्यान रखिए अपना, जम के पढ़ाई करिए, रिविजन करिए। कोई भी डाउट्स आते रहे हमारे तक जरूर रीच आउट करिए, चाहे कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए या डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे रखे हम तक कनेक्ट होने के, इवन नंबर भी हमारा गिवन है, आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।